हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम मॉडल पेपर 27 डिस्कस करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं जो कि आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको इम्पॉर्टेंट प्रतीत होंगे और इसके लिहाज से आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल लीडर ऑफ महात्मा गांधी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो देखा जाए दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो स्थापना की थी 1699 ईस्वी में की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? मतलब सूफी परंपरा में पीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पीर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सूफी परंपरा में यहाँ पर पीर कहा जाता है सूफियों के गुरु को। जो सूफियों के गुरु होते हैं उनको पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम के अनुसार सेट करना है। नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, इसमें कौन सबसे पहले है, बाद में है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो सबसे पहले हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश की कालावधि की अगर हम बात करें तो ये 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा है हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, मतलब फोर्थ। फिर इसके बाद इसकी अगर एक क्वेश्चन की बात करूं तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक। अब दोस्तों, चौथा पहले हो गया। अब आएगा आपका शिशुनाग वंश, जो 412 से 412 बीसी से कब तक आया है, 344 बीसी तक। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं वो शिशुनाग वंश के शिशुनाग हैं। तो पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, चौथा दूसरा, ये चलिए ठीक है। फिर नंद वंश आएगा 344 बीसी से 322 बीसी तक, और इसके महापद्म नंद हैं, आप लोग जानते होंगे महापद्म नंद को। तो ये पहला हो गया। और फिर इसके बाद मौर्य वंश आएगा एट लास्ट 322 बीसी से 184 बीसी तक, और इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर लास्ट में मौर्य वंश। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए तो पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, तो मणिपुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया गया था। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों, ये जो है आप अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन था? मतलब पंचशील सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो देखिए, 29 अप्रैल 1954 में, कब? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के मध्य तिब्बत के मुद्दे पर हुआ समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। पंचशील का तात्पर्य ही है आचरण के 5 सिद्धांत, और पंचशील सिद्धांत के प्रणेता हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो दोस्तों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4% मत पाने चाहिए, तभी वो जो है राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति मिल पाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो नियंत्रक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग, ये कैग का कार्यालय कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, इसको रट लें। अगला क्वेश्चन 9वां लेते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था?
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ये सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जस्टिस है तो रिटायर्ड होने के लिए उसकी एज कितनी होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश होगा, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी रखी गई है उसकी? 65 वर्ष। अगला है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अगर अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो ये प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश है। राइस बाउल आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों ये पहले के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश था, लेकिन अगर लेटेस्ट तरीके से देखा जाए तो जो चावल का कटोरा है, राइस बाउल ऑफ इंडिया, लेटेस्ट वे में ये छत्तीसगढ़ को उपाधि दी गई है। किसको दोस्तों? छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अपडेट कर लें। अगला है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात इसको कहते हैं। फिर है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? मतलब जूट के उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य यहाँ पर पश्चिम बंगाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश जो है पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, चीन या ब्रिटेन और फ्रांस? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 15वें क्वेश्चन का भारत एवं श्रीलंका। पाक स्ट्रेट में आप पाकिस्तान सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन से देश जो है पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं? तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करना है। यहाँ पर हजारीबाग होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। हजारीबाग किससे संबंधित है? और इसके बाद नेवेली, झरिया और राउरकेला। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हजारीबाग आपका अभ्रक उत्पादन से रिलेटेड है। हजारीबाग किससे है? अभ्रक उत्पादन। नेवेली की अगर बात करें तो भूरा कोयला या लिग्नाइट से संबंधित है नेवेली। झरिया जो है दोस्तों ये कोयला उत्पादन से संबंधित है और राउरकेला लोहे से संबंधित है। तो 16वें का अगर करेक्ट देखा जाए तो पहले का सही से ऑप्शन डी मैच हो रहा, दूसरे का सी, तीसरे का यहाँ पर झरिया का कोयला ए और चौथे का बी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए सी डी ए बी मतलब ऑप्शन नंबर 16वें का ए यहाँ पर नहीं हजारीबाग मतलब डी सी ए बी ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग किससे है? अभ्रक से रिलेटेड है। नेवेली की अगर बात करें तो ये भूरा कोयला लिग्नाइट से, झरिया आपका कोयले से और राउरकेला आपका लोहे से रिलेटेड है। इसको बिल्कुल रट लें, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 17वां, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ओजोन परत आपकी ये दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको कहते हैं, उसमें ये पाई जाती है, समताप मंडल में। फिर है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और अगर इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा ये करेक्ट हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। फिर है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है प्योरली वो नेचुरल रिसोर्सेज पर या पूंजी निर्माण पर या बाजार के आकार पर या उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है।
तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। पूंजी निर्माण भी होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए, बाजार का आकार भी होना चाहिए बड़ा, तो इस वजह से आर्थिक विकास सब निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय दोस्तों किससे निर्मित होती है, 21वां क्वेश्चन है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, किसी श्रमशील गतिविधि के द्वारा ही राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? 22वां है, बहुत मस्त क्वेश्चन लिया मैंने 22वें क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर सी है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए इसको। दोस्तों न्यूयॉर्क में या दोहा में या उरुग्वे में या जेनेवा में। तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है दोस्तों, आपको सही बिल्कुल आपने सोचा है और इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। अगला है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी, हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है उसको जो है वो पूरी करे? तो दोस्तों 45 डिग्री क्षैतिज से अगर कोण बना के आप मारोगे तो गेंद सीधे 4 रन के लिए जाएगी, क्षैतिज दूरी मैक्सिमाइज होगी। तो ये 24वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 25वां क्वेश्चन लेते हैं, उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का, तो उड़ान अभिलेखी यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हवाई जहाज में होता है या हवाई जहाज की उड़ान से संबंधित विभिन्न आंकड़ों या तथ्यों को रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम ब्लैक बॉक्स भी है, लेकिन इसका ब्लैक बॉक्स नाम अवश्य है लेकिन इसका रंग नारंगी होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो काला बक्सा है, ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है, तो दोस्तों नारंगी होता है। कैसा? नारंगी। तो ये क्या हो जाएगा, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम काला बक्सा हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत चालक है? तो विद्युत चालक की अगर हम बात करें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कौन प्रवाहित कर लेगा अपने आप में, तो 26वें का क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है, चांदी। सबसे ज़्यादा विद्युत का अगर सुचालक की बात करें तो चांदी ही होता है। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर। फिर है, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह ज़रूरी होंगे? वैश्विक प्रसारण करना, पूरी दुनिया में हम कोई चीज़ है उसको दिखाना चाहते हैं तो कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह यहाँ पे ज़रूरी होंगे कि कोई भी न्यूज़ को हम वर्ल्ड वाइड दिखा पाएँ? तो 27वें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्या? 3 यहाँ पे अगर होंगे तो आप जो है वर्ल्ड वाइड पूरी चीज़ों को दिखा पाओगे। 27वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा। कम से कम 3 तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे वैश्विक प्रसारण को दिखाने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैयक्तिक नेटवर्क या महानगरीय यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पर 28वें का जो ऑप्शन सी है, वैयक्तिक पर्सनलाइज्ड नेटवर्क कुछ नहीं होता है, विस्तृत होता है। लैन, मैन, वैन, ये आप कई सारे नेटवर्क देख सकते हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन ये कोई वैयक्तिक नेटवर्क नहीं होता। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं, विश्व में अगर देखा जाए तो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में तैयार किया गया था। कब? 1981 में विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था जिसे ईथरनेट नाम दिया गया था। कौन सा नाम? ईथरनेट। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा निर्माण किया गया था? ईथरनेट। ठीक है।
और यह ईथरनेट जो नेटवर्क है लैन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और इंटरनेट वैन का उदाहरण है। जो आप लेटेस्ट में इंटरनेट देख रहे हैं ये किसका उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क का, वैन का। अब अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से ही रिलेटेड। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 29वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऊपर कर दी है। फिर है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि फर्टिलाइजर्स के बिल्डिंग में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फर्टिलाइजर्स अगर हमें बनाने हैं तो उनका प्रोडक्शन करना है तो कौन सा तत्व प्रयोग में लाएंगे? 30 नंबर का सही जवाब है दोस्तों पोटेशियम। अगर देखा जाए तो पोटेशियम जो है ये पोटास युक्त उर्वरकों में पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड या म्यूटेट ऑफ पोटास K2O आदि प्रमुख हैं। इनका उपयोग भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो पोटेशियम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फिर है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेचुरल रबर आप देखते हैं किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का, स्टाइरीन का, या ब्यूटाडाइन का, या एथिलीन का? तो 31वें का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। प्राकृतिक रबर जो आप देखते हैं ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम ये बहुतायत पाया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से ही सनलाइट यहाँ पे बनती है। तो 32वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब 33वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो एलपीजी का मुख्य घटक दोस्तों यहाँ पर ब्यूटेन हो जाएगा। क्या है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो पोलियो वाले जो दोस्तों हैं ये जोनास ई सॉल्क हैं। 34वें का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। फिर है मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? 35वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों पारा की अधिकता के कारण यहाँ पर मिनी माता रोग होता है। पारा, यहाँ पर पारा Hg ये जो है रिस्पॉन्सिबल है मिनी माता रोग के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति कहा जाता है? कोशिका की अचल संपत्ति। 36वें का सही जवाब है न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है। अगला है भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? वायुमंडलीय दबाव, मूल दबाव, परासरण दबाव या कोशिका दबाव? तो 37वें का सही जवाब है कोशिका दबाव। कैपिलरी जो एक्शन होता है केशिकात्व, इस घटना के कारण ही जो भूमि का जल है मूल रोमों तक इसी के कारण पहुंचता है। अगला है मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? जो मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन है दोस्तों ये कहलाता है एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर, याद रखें। अगला है रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के स्कंदन के लिए यहाँ पे विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 40वां क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पसिल्स का। तो 40वें का सही जवाब है 100 से 120 दिन। अगला है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो शीतकाल में या विंटर सीजन में पशुओं में प्रसूति काल जो डोरमेंट स्टेट होता है उसको हाइबरनेशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइबरनेशन।
तो इसको हाइबरनेशन कहा जाता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में पशुओं को प्रसूप्ति जो काल होता है, टॉर्पिड स्टेट, इसको एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन किसका है दोस्तों? ग्रीष्म, गर्मी वाला जो इस माहौल में चल रहा है एस्टिवेशन है, ठंडी में जो होगा वो हाइबरनेशन है। फिर है आयुषीयन द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आयुषीयन का फुल फॉर्म पूछता है। आयुषीयन, आयुषीयन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, फिर ऑफ साइलेंट है, कंजर्वेशन, सी से कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एन से नेचर, एंड एन से ही फिर डिकोड कर दिया है नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें प्रमुख जो श्रेणियां हैं वो संकटमयी जातियों की है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर भेद्य जातियों की, वल्नरेबल स्पीसीज की, फिर दुर्लभ जातियों की, रेयर स्पीसीज की, फिर क्षति आशंकित जातियों की, थ्रेटेंड स्पीसीज की। तो स्पेशली 4 कैटेगराइजेशन यहाँ पे मिलेगा। संकटाग्रस्त जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। ठीक है दोस्तों। फिर है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस शहर में शुरू हुआ था? तो मैं कथकली की अगर बात करूं दोस्तों तो यह आपका केरल से रिलेटेड है। कहाँ से? केरल से। अगला है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार जो परमाणु बम है दोस्तों वो जो है हिरोशिमा में फेंके गए थे। 44 का बी करेक्ट है। फिर है युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो चीन की जो मुद्रा है वो युआन है। फिर है कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? यहाँ पर हवा से हवा में जो मार करेगा वो अस्त्र है दोस्तों। क्या है? अस्त्र। 46 का डी। और देखा जाए तो अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी तकनीक से विकसित मध्यम दूरी का मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर तक है। फिर है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल चैंपियनशिप से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1941 में, 1941 ईस्वी में हुई थी। फिर है निम्नलिखित में से किस देश से भारत का उन्नत जेट प्रशिक्षण यानी कि से संबंधित करार हुआ है? तो ये ऑब्सोलीट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से, लेकिन ये छोड़िए इसको। तो कुल मिला के मैंने 47 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और इन 47 क्वेश्चन के साथ ही साथ अब आपने 10-15 क्वेश्चन एडिशनली भी यहाँ पर देख लिए हैं। तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एट लास्ट कहेंगे शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि एक आपका लाइक मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ाता है और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो कंटिन्यू करने के लिए मुझे और भी एनर्जी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।